epidemiology. First, we will start with definition. Epidemiology is a combination of three small words: epi, demi, and logy. Epi means among, demi means people, logy means study. Now suppose if you are getting a question in your exam, what is epidemiology? Can I say epidemiology is the study of people? No, because epidemiology is the study something among the people. Study of people is known as demography, but epidemiology is a study something among the people. So epidemiology is a study of disease. What we study in disease, first one is there are three parameters we study in disease: distribution, determinants, and frequency. Let's see the definition of epidemiology. Epidemiology is the study of distribution, determinants of health-related event in a specified population and utilization of study to prevent the health-related event in future. Here there are two parts of definition. First part, what we do in first part? In first part, we study about the disease. In second part, we use the data what we found after the study to prevent health-related problem in future. समझ में आया? एपिडेमियोलॉजी क्या है? जनरली एपिडेमियोलॉजी क्या होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक स्टडी या कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ रिलेटेड इंसिडेंस या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं. आफ्टर द स्टडी हमें कुछ डेटा मिलता है, उस डेटा का हम यूज करते हैं किसी भी हेल्थ रिलेटेड उससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज है उस इश्यूज को, अगर फिलहाल वो इश्यू करंटली चल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर फ्यूचर में उस इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऐसा इश्यू या ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम या ऐसी डिजीज फिर से फ्यूचर में ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की जो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं. There are three keywords of the definition: distribution, determinants, and population. What is the meaning of distribution? How the disease is distributed. It can be distributed either time, place or person. जैसा कि आपको पता है, कोई भी डिजीज होती है, जरूरी नहीं कि उस पूरे साल भर या पूरे ईयर प्रेजेंट हो, नहीं. बहुत सी बीमारियां क्या होती है कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उनका जो इंसिडेंस होता है वो इंसिडेंस उस पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे सीजन के. जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे सीजन है, रेनी सीजन होता है, समर सीजन है, विंटर है. एग्जाम्पल के लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल में काम किया हो, अगर आप
किसी मेडिसिन बोर्ड के अंदर आपने काम किया हो तो आपको पता होगा, अगर आप विंटर सीजन में काम करते तो आपने नोटिस किया होगा कि विंटर सीजन में रेस्पिरेटरी या फ्लू से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, सेंसेस उनका आपको उस वार्ड के अंदर ज़्यादा मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल मलेरिया। मलेरिया के केसेस आप देखेंगे कि मेनली वी फाइंड आउट इट इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में उसकी इंसिडेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विंटर। तो कोई भी डिजीज होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है उसके टाइम पे। तो टाइम play a crucial role for the distribution of disease. The second factor is place. The distribution of disease depend on the geographical area. Example, Japanese encephalitis. UP के अंदर if you will find out the number of cases of Japanese encephalitis you will find out in ईस्टर्न यूपी एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूपी। अगर आप बनारस, बलिया, मऊ या गोरखपुर साइड जाओगे तो वहाँ पे जेई के केसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूपी, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के। और सेम उसी तरीके से जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में वो होता है पर्सन। जो डिजीज होती है वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है उस पर्सन पे। जैसे यहाँ पे भी एज और मेनली सेक्स, बहुत सारी डिजीज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सीए सर्विक्स। इफ यू विल फाइंड आउट द सीए सर्विस, अगर आप कंपेयर करोगे मेल के कंपैरिजन में फीमेल में सीए सर्विक्स के केसेस ज़्यादा होते हैं, नहीं, मेल में सीए सर्विक्स के केसेस नहीं होते हैं क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की एनाटॉमी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जो सीए सर्विक्स होता है उसके केसेस फीमेल में ही मिलते हैं। सो या इससे क्या पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज है वो डिपेंड करता है सेक्स के ऊपर। सेकंड, एज। बहुत से केसेस होते हैं वो एज भी क्रूशियल रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज के। जैसे मीजल्स के केसेस ज्यादातर कब मिलते हैं? 6 मंथ टू 3 इयर्स ऑफ एज के अंदर। क्यों? अब आप बोलोगे कि 6 महीने से पहले मीजल्स के केसेस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो मैटरनल एंटीबॉडीज होती है वो 6 मंथ से पहले ज़्यादा होती है। 6 मंथ के बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगती है और बच्चा रेसिस्टेंस होने लगता है टुवर्ड्स मीजल्स के, है ना। सो एज और सेक्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज होता है वो डिपेंड करता है एज और सेक्स पे। बहुत सारी डिजीज होती है जो सारे किसी भी एज ग्रुप के अंदर वो डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स। Determinant is most important word of disease, that is causative agent, cause. In epidemiology, what we find out, we try to find out the etiological factor, we try to find out the cause behind the disease. And the third parameter is frequency. फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी कर सकते हैं। जनरली फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इंसिडेंस और प्रिवेलेंस रेट होती है। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस एंड प्रिवेलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस ओल्ड, मतलब जो फिलहाल एग्जिस्टिंग में जितने भी टोटल केसेस हैं वो होता है आपका प्रिवेलेंस। So the definition of epidemiology is the study of distribution and determinants of health related event in a specified population and utilization of this study to prevent or control the health related problem in future. Next we will see the aims and objectives of epidemiology. Why we do epidemiological study? What is the reason behind doing epidemiological study? अगर आप डेफिनेशन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं epidemiological स्टडी, क्यों करते हैं। जब भी कोई नई डिजीज आती है जिसके बारे में लोगों को, जिसके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता होता है और कुछ टाइम के बाद में वो इंफॉर्मेशन सब लोगों के पास में होती है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। जैसे एग्जांपल के लिए कोविड-19 के केसेस फर्स्ट टाइम चाइना में आए, किसी को नहीं पता था कोविड-19 क्या है, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिस्ट
साइंटिस्ट ने क्या किया, उससे रिलेटेड स्टडी की। स्टडी करने के बाद में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आज पूरी दुनिया को कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कोविड-19 क्या है, वो कैसे ट्रीट होगा, तो सब कैसे पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए। एग्जांपल, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एपिडेमियोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बनी, एपिडेमियोलॉजी, जिसका मतलब होता है अमंग द पीपल, स्टडी अमंग द पीपल। What we do in epidemiology, we find out something among the people. If you will find out something among the people means you will be having some information regarding the population. On the basis of that information, you can describe the health status of population. Okay. The second objective is to explain the etiology of disease with the help of distribution and determinants of health related event. ठीक है, एक बार आप जब स्टडी करेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके डिटरमिनेंट्स, उसके कोज क्या है, उसके रिजल्ट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिजीज के जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिजीज होती कैसे, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, कैसे ये फैलती है। ओके। सेकेंड, टू प्रिडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज। जब हमें पता है कि कौन से डिजीज कौन से टाइम में ज्यादा होगी, कौन से एरिया के अंदर होगी, क्योंकि हमने वहां पे स्टडी की है, उस डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स, उन सारे फैक्टर्स को हमने देखा है, उस फैक्टर्स का नॉलेज हमें, उस फैक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्रिडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज इन एडवांस टू द पॉपुलेशन, जिससे कि वो अवेयर हो जाए, हेल्थ सिस्टम अवेयर हो जाए उस डिजीज को, और अवेयर होने के बाद में उस डिजीज को एडवांस अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल करें। द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि डेफिनेशन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी डू, फर्स्ट पार्ट वी फाइंड आउट अबाउट द डिजीज, इन सेकंड पार्ट वी यूज द फाइंडिंग टू कंट्रोल द अकरेंस ऑफ डिजीज। उस डिजीज का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उस बीमारी का रोक सकें, उस बीमारी को फ्यूचर में हम प्रिवेंट कर सकें। So this was all about the aims and objectives of epidemiology. एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, टू एक्सप्लेन द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज, टू predict the occurrence of disease, to control the occurrence of disease. Next we will see the approaches of epidemiology. There are 2 types of approaches, making question and asking question and making comparison. First we will see asking question. In asking question, what we do, we ask the questions regarding event, and we ask the questions regarding action. First we will say the questions related to health event. अब हमें इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों पूछने हैं, क्यों जरूरी है इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। यहाँ पे इवेंट से क्या मतलब है, इवेंट किससे रिलेटेड है। हियर द इवेंट इज रिलेटेड टू द डिजीज। यहाँ पे इवेंट का मतलब है कोई हेल्थ इश्यू, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई डिजीज। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, व्हेन वी यूज आस्किंग क्वेश्चन अप्रोच फॉर epidemiological study, that time we have to ask the question 360-degree questions regarding health event. हमें सारे एंगल को यूज करते हुए हेल्थ इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने। हमें कोई भी क्वेश्चंस का एंगल, जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, WH से रिलेटेड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, होम, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको यूज करने हैं उस इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। Once you will be having the answer of this all question, what you can do, you can analyze the answer of all questions.
और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर का एनालिसिस करने के बाद में हम एक कंक्लूजन पे आते हैं और वो कंक्लूजन हमें उस डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इवेंट। इवेंट क्या है? सपोज इफ यू आर गेटिंग साइन एंड सिम्टम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, आप किसी एरिया में जाते हैं कम्युनिटी में, वहां पे जाके आपने देखा कि लोगों के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो सब आपको नहीं पता वो क्या डिजीज है, क्या है, लेकिन सबसे फर्स्ट आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द इवेंट, क्या है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज होती है, जब लोग इकट्ठा हो गए, आप कभी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते के किनारे आपने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, है ना, और चारों तरफ लोग खड़े हुए, बीच में कुछ आपको नहीं पता, आपके माइंड में चीज एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है, लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। सो इसी तरह हमें when we use the asking question approach to conduct epidemiological study, that time first we have to ask the question regarding event। हमें पता करना है कि event क्या है, disease क्या है, incidence क्या है। Then we have to ask regarding its magnitude, frequency कितना है, कितने अमाउंट में केसेस हैं। फिर हमें पता करना है प्लेस पे आना है, कहाँ हुआ है, कौन सी जोग्राफिकल एरिया के अंदर इसके इंसिडेंस है या फिर ये इवेंट हुआ है, कब हुआ है, उसका टाइमिंग्स क्या है, जो ये इंसिडेंस या डिजीज फैली है तो किन लोगों में फैली है, कौन लोग जिस इस डिजीज के इस डिजीज का असर किन लोगों पे हो रहा है। और एट द एंड आपको पूछना है कि ये बीमारी जो हुई वो हुई क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस इवेंट। और जब एट द एंड आपके पास में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे और उन आंसर्स को जब आप एनालिसिस करोगे, उसका एक कंक्लूजन निकालोगे, तो उस कंक्लूजन के बेसिस पे यू विल बी हैविंग सम आइडिया रिगार्डिंग हेल्थ इवेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेल्थ एक्शन। ठीक है, अब हमें डिजीज के बारे में पता चल गया। सिर्फ डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलना ही काफी नहीं होता है। एट द एंड उस इंफॉर्मेशन का हमें यूज करना होता है ताकि उस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकें और कंट्रोल करने के बाद उसे प्रिवेंट कर सकें। जैसे कि आपको पता है कोविड-19, फिलहाल में कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं। आपको पता है अगर आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आएंगे, अगर उससे वो कोविड-19 से पॉजिटिव है तो आप भी कोविड-19 से, आपको भी कोविड-19 हो सकता है या फिर आप में भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। ये आपको पता है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन होना ही आपके लिए काफी नहीं है। फायदा कब होगा? जब इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करते हो, यूज करते हो। अब आपको पता है बाहर जाने से आपको कोविड-19 हो सकता है, फिर भी आप बाहर जा रहे हो, मतलब उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से अगर जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद में हमें उस डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का हम कभी यूज ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेनली एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजीज, देन वी यूज that information to control or to prevent the health related problem. Okay, so here we have to ask the question regarding health action। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ठीक है, ये कोविड-19 के केसेस हैं, इस तरीके से ये फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसको कंट्रोल करना है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक्शन क्या होगा। वो एक्शन है तो उस एक्शन के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन के। व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज आती है, ये कोविड-19 केसेस आ गए हैं, अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। देन हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर। अभी हम कंट्रोल कर लेंगे, अगर फ्यूचर में फिर से ये ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें फिलहाल उसे कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या मैन पावर चाहिए, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए, कितना फंड चाहिए, वो आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, आप सबको पता है,
अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वी नीड मनी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये लॉकडाउन किया तो बहुत सारे डेली वेजेस के वर्कर्स होते हैं, उनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, वो फूड कहाँ से आएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कैसे कलेक्ट करना है। अगर लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो इन्फेक्टेड होने के बाद में उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस क्या होंगी, इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, जो लोग पॉजिटिव केसेस के कांटेक्ट में उनके लिए क्वारंटाइन करना, तो क्वारंटाइन करने के लिए हमारे पास बिल्डिंग कौन सी हमें यूज करनी है, कहाँ और कैसे हम उनको क्वारंटाइन कर सकते हैं। So here we have to ask the questions regarding what actions would be taken by the community, by other sector, and where and from whom these activities be carried out. Then what resources are required, how are the activities to be organized, what difficulties may arise and how might they be overcome. जरूर नहीं कि एक्शन ले लें, एक्शन लेने के बाद प्रॉब्लम्स ना, हो सकता है जो एक्शन हमने लिए एक्शन लेने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सपोज वो प्रॉब्लम आती है तो हमें इन एडवांस हमें सारी चीजें क्वेश्चंस आंसर, उन क्वेश्चंस के आंसर हमारे माइंड में होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो प्रॉब्लम आ गई तो हमें क्या करना है। जैसे गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन को खोलने का सोच रही है, तो उन्हें पता है कि लॉकडाउन खोलने के बाद लोग एक साथ बाहर आएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, दे आर थिंकिंग अबाउट इट। वो जो सोच रहे हैं वो सोचना ही क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अंदर आस्किंग क्वेश्चन अप्रोच है, एक्सपर्ट इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच के उसके आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, उन आंसर के बेसिस में जिसके सबसे ज्यादा एडवांटेज होंगे उन एक्शंस को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, सो द आस्किंग क्वेश्चन इज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी। Second approach is making comparison. In making comparison, what we do, we compare the study between two groups or maybe more than two groups. क्या करते हैं इसमें, हम यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। मे भी हो सकता है एक ग्रुप एक्सपोज ग्रुप और दूसरा नॉन एक्सपोज ग्रुप, उन दोनों ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करने के बाद जो डिफरेंसेस होते हैं उस डिफरेंसेस को एनालिसिस किया जाता है, और उसको एनालिसिस करने के बाद में एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, और वो जो कंक्लूजन होता है वही आपकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होगी। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट अप्रोचेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। Epidemiological studies are classified into two groups. First one is observational, second one is experimental. In observational studies, what we do, we observe. यहाँ पे सिर्फ हमको एक ऑब्जर्वेशन करना है, हमें देखना है और एक कंक्लूजन पे आना है। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। बट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज यहाँ पे हमें इंटरवेंशन करना होता है। ठीक है, और इसीलिए इसे इंटरवेंशनल स्टडी भी बोला जाता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को फिर से दो स्टडीज में टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड वन इज एनालिटिकल स्टडीज। और अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देखें तो मेनली थ्री टाइप्स की स्टडीज होती है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव and analytical studies are known as observational studies, and experimental studies is known as interventional studies. अब आपको डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल, इन तीनों स्टडीज को समझना है तो समझने से पहले यू हैव टू know the word like hypothesis. अब आपको इस तीनों को, डिस्क्रिप्टिव को, एनालिटिकल को और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को समझने
के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट है, कुल मिलाकर हाइपोथेसिस आपका क्या है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसकी सिर्फ आपके पास में आपने इसको एक अजम्पशन है, वो आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जब एपियोलॉजिकल स्टडीज आप स्टार्ट करते हैं तब आपके पास में किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं होता है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, आप कोई भी एक स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करने के बाद में आप उसके ऊपर स्टडी करते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। अब आपके पास में देखो एक स्टेटमेंट है, स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है यहाँ पे स्मोकिंग एंड सेकंड वेरिएबल है आपका लंग कैंसर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी रिलेशनशिप को बोला जाता है हाइपोथेसिस। जैसे कि अभी आप एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं, कोरोना वायरस कैन कॉज कोविड-19 डिजीज, H1N1 वायरस कैन कॉज स्वाइन फ्लू। ये आपकी स्टेटमेंट है। जब कोई डिजीज नहीं आती तो इस चीज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। बट आफ्टर द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज इन सारे स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। प्रूफ करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आता है, हाँ स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर हो सकता है या होता है या इतना होता है। ये सब किसने बोला और किस बेसिस पे बोला, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो स्टेटमेंट है। मान लो कि 80% लोगों को चांसेस होते हैं स्मोकिंग करने वाले लोगों को लंग कैंसर होने के, ये सारी बातें बोलते हैं और उसके बाद में उसका एक प्रूफ होता है कि हाँ होता है। वो सब किस बेसिस पे होता है, इन स्टडीज के बेसिस पे होता है। स्टडीज के बाद उसको प्रूफ किया गया और उसके बाद ही इन सारी इंफॉर्मेशन को बोला जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आ गया। और जो हाइपोथेसिस होती है उसके अंदर मेनली थ्री वर्ड्स, जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन। और ये जब तीनों चीजें उसके अंदर आएगी तभी जाके आप एक अच्छी हाइपोथेसिस, एक अच्छा हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए लंग कैंसर is a common cancer in male population in India in 2018। जब आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो इसके अंदर आपको टाइम, प्लेस और पर्सन तीनों चीजें दी हुई है। टाइम, मैंने जो स्टेटमेंट बोला था, लंग कैंसर इज अ कॉमन इन मेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2018। मेल पॉपुलेशन के अंदर कॉमन होता है लंग कैंसर। इसके अंदर तीनों फैक्टर है। टाइम, कब की बात की गई है, इन 2018 के अंदर। प्लेस, कौन सी जगह पे बताया गया, इन इंडिया। और पर्सन कौन है, मेल। ओके, तो ये आपको हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को समझने के लिए आपको हाइपोथेसिस को समझना बहुत जरूरी है। और काफी आसानी के साथ में जो हाइपोथेसिस होती है उसके स्टेटमेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। अब आपको समझना होगा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती क्या है। इन स्टडीज में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम क्या करते हैं, जब आप कोई स्टडी की शुरुआत करते हो और उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, विद द हेल्प ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन उस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करते हो। ये सारी चीजें पता करने के बाद में एट द एंड आप एक कंक्लूजन पे आते हो। जैसे कि लंग कैंसर की बात करें, जब स्टार्टिंग में लंग कैंसर की डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हुई होगी तब किसी को नहीं पता था कि लंग जो स्मोकिंग है उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। तो जिन लोगों ने स्टडीज को किया होगा उन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में उन्होंने सिर्फ एक हाइपोथेसिस को बनाया होगा, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को बनाया होगा। उन लोगों ने यहाँ पे फॉर्मुलेशन किया होगा हाइपोथेसिस को। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में क्या करते हैं, वी फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडीज में क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस ऑलरेडी फॉर्मुलेट की गई है इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में, उन हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किया जाता है एनालिटिकल स्टडी के अंदर।
हाइपोथेसिस को बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना मुश्किल काम है। और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वैसे तो बहुत सारी स्टडीज होती है, लेकिन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं, जो कि कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शन स्टडी और इकोलॉजिकल स्टडीज हैं। इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में क्या करते हैं? इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में हम ओनली ऑब्जर्व करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस बनी हुई हाइपोथेसिस को हम एनालिटिकल स्टडी के अंदर क्या करते हैं? एनालिटिकल स्टडीज के हम टेस्ट करते हैं उस हाइपोथेसिस को जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में बनाई है। तो जो एनालिटिकल स्टडीज होती है वो हाइपोथेसिस के बाद में स्टार्ट होती है और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हाइपोथेसिस पे एंड होती है। और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद में हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ 80% जो 100 स्मोकर है, 100 स्मोकर में से 8 स्मोकर ऐसे होते हैं जिनको लंग कैंसर हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट बोला है वो किस बेसिस पे बोला? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद में कुछ कैलकुलेशन होती है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। आफ्टर द कैलकुलेशन हम एक स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं कि हाँ 100 स्मोकर्स हैं, 100 स्मोकर्स जो स्मोकर्स हैं उनमें से 8 लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर हो सकता है। ओके, अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में हमने डिस्क्रिप्टिव में उसको फॉर्मुलेट किया, एनालिटिकल स्टडीज में हमने उसको टेस्ट किया। But in experimental studies, what we do, we confirm the hypothesis. ऑब्जर्वेशनल में हाइपोथेसिस को हम कंफर्म नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। बट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज व्हाट वी डू, वी कंफर्म द हाइपोथेसिस। तो अब आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी व्हाट वी डू, इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी we formulate the hypothesis, in analytical study we test the hypothesis, or in experimental or international studies we confirm the hypothesis. Okay, so hypothesis को confirm करने के लिए mainly 4 types की studies हैं: randomized control trial, clinical trial, field trial and community trial. Okay, so it was all about the classification of epidemiology. Epidemiological studies are classified into mainly 2 types: observational studies and experimental studies. Observational studies are again divided into two types: descriptive and analytical. And analytical studies can be done by cohort, case control, cross-sectional and ecological study. And experimental studies can be done by randomized control trial, clinical trial, field trial or community trial. In next class, we will discuss in detail regarding this all types of epidemiological study. So today we discuss regarding definition of epidemiology, aims and objectives of epidemiology, approaches of epidemiology, then classification of epidemiology. Okay, so it was all about my topic. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोहॉर्ट स्टडी के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। Now you all know that you all will be having a final examination maybe next month or afterwards. I don't know when it will be there. Please आप जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। घर पे ही रुकें, घर से बाहर ना जाएं, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू हैविंग एनी डाउट regarding community, regarding this topic, you can call me, you can WhatsApp me anytime. I will be there for you. Thank you so much.